बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची में कल 9 बल्दियाती हलकों पर ज़िम्नी बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। पोलिंग अमले को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के दफातर से पोलिंग का सामान की तरसील का अमल जारी है। हमारे नुमाइंदे आज जमाली इस वक्त डिप्टी कमिश्नर मलीर के दफ्तर से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। आज इस अपडेट कीजिएगा, तैयारियां कैसी देख रहे हैं आप? जी हाँ, देखें कल कराची में बल्दियाती इलेक्शंस हैं। कराची के 5 अजला में 9 हलके हैं, जिसके लिए 121 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 42 पोलिंग स्टेशंस इंतहाई हसास हैं और 89 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर मलीर के दफ्तर में मौजूद हूँ, जहाँ पर सामान की तरसेल का सिलसिला अभी तक भी जारी है। 2 घंटे से ये सिलसिला जारी है। जो भी पोलिंग का अमला है उसके साथ सिक्योरिटी, पोलिंग का सामान, बैलेट बॉक्सेस और बैलेट पेपर्स या दीगर जो भी सामान है वो तमाम का तमाम इस वक्त प्रिजाइडिंग अफसरान के सुपर्द किया जा रहा है। फिर प्रिजाइडिंग अफसरान गाड़ियों में बैठकर अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे रवाना हो रहे हैं। मेरे साथ इंतजामी लोग भी मौजूद हैं, कुछ प्रिजाइडिंग अफसरान मौजूद हैं, मैं इनसे बात कर लूँगा। क्या तैयारियां हैं अब तक की, ज़रा बताइएगा। कितने लोगों को सामान आपने दिया है, कितने पोलिंग स्टेशंस का यहाँ पर सामान है? हमारी 27 थी मुराद मेमन की, माशाल्लाह सबको हमने सामान दे दिया है, और 11 थी वार्ड 1 गडाब की, उनको भी मुकम्मल सामान दे दिया है और सिक्योरिटी के साथ वो मुकम्मल तरीके से अपने मंजिल पे जा रही हैं। अच्छा, पोलिंग स्टेशंस पे ये अमला आज रात वहीं पे ही रहेगा, तो उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा? बिल्कुल उनके साथ सिक्योरिटी है, और इंशाल्लाह वो खुद भी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है और जो सिक्योरिटी है वो सारे उधर ही रहेंगे रात को, और अपनी सामान उधर ही उनके साथ ही रहेगा। वो सारा दिन सारी रात उधर रहेंगे। इस अमले के खाने पीने का क्या बंदोबस्त है? वो भी हो गया है, वो सब कुछ उनके साथ जो बात हुई है वो सब कुछ हो गया है इंशाल्लाह, सब कुछ। आप क्या कहेंगे? आप इंतजाम माशाल्लाह काफी बेहतर इंतजाम है। आपकी ड्यूटी कहाँ पर है? मेरी है दालमत बलोच में है। अच्छा, जी जी जी। वहाँ की क्या पोजीशन है? वहाँ पर बिल्कुल सही है, सही जबरदस्त पोजीशन है, कोई ऐसी बात ही नहीं है, कोई मतलब कितने पोलिंग स्टेशन हैं? आपको अमला कितना मिला है? हमारे जो है एक बूथ है, हमें तो 5 मिला है, 5 अमला मिला है। अच्छा, सिंगल मुतमैन है? बिल्कुल बिल्कुल मुतमैन है, बिल्कुल मुतमैन। आपने सुना ये कुछ प्रिजाइडिंग अफसरान थे जिनसे मैंने बात की है, जो बता रहे हैं कल जिस तरह सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू होगा और शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। फिर 6 बजे से नताइज का आगाज़ होगा। मलीर में जो डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद हैं वो उम्मीदवार हैं यूसी 7 गडाब से। उसी यूसी से सलीम मेमन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन के लिए उम्मीदवार हैं। इनके मुकाबले में पीटीआई और टीएलपी के उम्मीदवार, जमात इस्लामी के भी उम्मीदवार मुकाबले में हैं। जबकि मलीर में एक गडाब के वार्ड 4 का उस पर भी ज़मीनी इलेक्शन होना है, और मलीर टाउन में यूसी 3 का एक वार्ड है उस पर भी इलेक्शन होना है। लेकिन मजमूई तौर पे कराची के 9 बल्दियाती हलके हैं जिन पे कल सुबह से इलेक्शन शुरू होगा। इनमें 3 जो है वो चेयरमैन के हलके हैं, 2 वाइस चेयरमैन के हैं, दीगर जो है 4 वार्ड्स का इलेक्शन है जो कल यहाँ पर कराची में होगा। जी अच्छा, ये भी बताएगा यहाँ पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कितने उम्मीदवार मद्दे मुकाबल होंगे, और क्या नाम लेते हैं, सिक्योरिटी के क्या इंतजामात किए जाएंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएगा कि तरसील जो है वो सामान की जा रही है। तकरीबन सामान जो है वो पहुँच जाएगा पोलिंग स्टेशन पर, लेकिन हम देखते हैं कि अमला जो है फिर रात पोलिंग स्टेशन में ही रहता है, जो सिक्योरिटी के इंतजामात किए जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे आपके पहला सवाल है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मलीर से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की एक निशस्त पर इलेक्शन है, जिसपे डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद उम्मीदवार हैं। फिर इस तरह सदर टाउन में, सदर टाउन यूसी 13 से मेयर कराची मुर्जा वहाब उम्मीदवार हैं इस वक्त। उसके मुकाबले में पीटीआई और जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं। उसी सदर टाउन साउथ से यूसी 12 पे भी इलेक्शन है,
जहां पीटीआई के मंसूर शेख जो है वो मजबूत उम्मीदवार हैं चेयरमैन के लिए। तो इस तरह क्यामाड़ी से जो माड़ीपुर का इलाका है, क्यामाड़ी टाउन का, वहाँ से भी यूसी चेयरमैन का इलेक्शन होगा। तो इस तरह यूसी चेयरमैनों के 3 निशस्तों पर इलेक्शन होगा, जबकि 2 वाइस चेयरमैनों के इलेक्शंस पर जो है निशस्तों पर इलेक्शन होगा। 4 वार्ड्स हैं, एक सेंट्रल के नाज़िमाबाद का एक वार्ड है जिस पे इलेक्शन होगा, जबकि ईस्ट में जिना टाउन का एक वार्ड है जिस पर इलेक्शन होगा। मलीर टाउन के यूसी 3 पे गाजी बिरोही गोट यूसी है, उसके एक वार्ड का पे इलेक्शन होगा, जबकि मलीर में ही गडाब के वार्ड 4 पर इलेक्शन होगा। तो इस तरह मैंने जैसे बताया 3 यूसी चेयरमैनों, 2 वाइस चेयरमैनों और 4 वार्ड काउंसलर्स के लिए इलेक्शन हो रहा। आपके दूसरे सवाल पे मैं आऊँ तो तकरीबन यहाँ से अमला जो है पोलिंग स्टेशंस पे रवाना हो चुका है। अमले को पूरा सामान फराहम करके गाड़ियों में बिठा कर यहाँ पे मलीर में असिस्टेंट कमिश्नर गडाब और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर जो है मलीर के, ये दोनों इन तमाम कामों की खुद निगरानी कर रहे थे। इन्होंने तमाम लोगों को गाड़ियों में बिठाकर इनको सामान फराहम किया। अभी भी कुछ पोलिंग स्टेशंस का अमला यहाँ पर मौजूद है सामान के इंतज़ार में, लेकिन 90% तकरीबन काम ये मुकम्मल हो चुका है। इनका खाना पीना भी वहीं पोलिंग स्टेशन पर होगा। इनका रात का जो ठहरना है, इवन इनमें ख़वातीन अमला भी शामिल है, यानी जो फीमेल पोलिंग बूथ होती हैं उनमें प्रिजाइडिंग अफसरान ख़वातीन होती हैं, तो ख़वातीन अमला भी शामिल था, हमने देखा यहाँ पर मौजूद थी। उनको भी यहाँ से भेजा गया है पोलिंग स्टेशंस पर। वैसे ज़्यादातर ये मेमन गोट का यूसी है जिसके इर्द गिर्द के जो स्कूल्स हैं उनको पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। तो ये सारा अमला यहाँ से रवाना हो चुका है और ये रात को पोलिंग स्टेशनों पर ही ठहरेगा। ठीक है, आजिज़ जमाली हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इंतखाबात करीब आते ही सियासी हलचल, पीर पगारा ने भी सियासी इत्तेहाद के लिए मुलाकातें शुरू कर दी हैं। मुस्लिम लीग नून और GDA इत्तेहाद बनाने की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है। मजीद इस पर बात करेंगे, ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, GDA के अहम इलेक्टेबल्स की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर पीर पगारा ने नाराजगी का इज़हार किया, जबकि सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने के लिए भी पीर पगारा खुद मैदान में आ चुके हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून और GDA के इत्तेहाद बनाने के जो सिलसिला है उसका आगाज हो चुका है। मुस्लिम लीग की रहनुमा बशीर मेमन की रात गए पीर पगारा से उनकी रिहाइशगाह पर अहम मुलाकात हुई है, जिसमें तमाम तर मामला जो है वो डिस्कस किए गए हैं, जबकि सिंध की सियासी सूरत हाल और मजीद इत्तेहाद के इम्कानात पर गुफ्तगू की गई है। और आम इंतखाबात में हर हल्के से पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के हवाले से भी मुलाकात में इत्तेफाक किया गया है। साथ ही मुलाकातों का सिलसिला मजीद भी जारी रखने और दूसरी मुलाकातें करने पर भी इत्तेफाक किया गया है। बशीर मेमन ने पीर पगारा को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से अहम पैगाम भी पहुँचाए हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा, ख़ास मुलाकातें हो रही हैं और ज़राए क्या कहते हैं, इन मुलाकातों से कितना फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि हम अगर इलेक्शन के अंदर देखें तो सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी तो वाज़ी अक्सरियत रखती है, तो उसको वाहिद जमात जो है टक्कर दे सके ऐसा मुमकिन अंदरूनी सिंध में और सिंध में हमें नजर नहीं आता। ऐसा अगर हम कहें कि इत्तेहाद अगर हो तो इत्तेहाद कई सख्त टाइम जो है वो पीपल्स पार्टी को दे सकता है, जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग फंक्शनल है, GDA खुद कई जमातों का इत्तेहाद है, उसके साथ MQ में, ये तमाम जमातें अगर एक जगह हो जाएं तो फिर कहीं जाकर के हम कह सकते हैं कि इत्तेहाद टफ टाइम दे सकता है, वरना पीपल्स पार्टी जो है वो ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इम्पोर्टेड गंदम की कीमत 95 रुपये फ़ी किलो पर आ गई है। फ्लोर मिल्स 120 रुपये फ़ी किलो से कम पर आटा फरोख्त नहीं कर सकते। इम्पोर्टेड एंड फ्लोर मिल ऑनर महमूद मौलवी कहते हैं इस वक्त डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। गंदम 95 रुपये किलो से कम में फ्राहम नहीं कर सकते हैं। इम्पोर्टेड गंदम की कीमत 95 रुपये फ़ी किलो पर आ गई है। इस पर मजीद बात करेंगे अयाज राना से। अयाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जहां हम देख रहे हैं कि महंगाई के साथ साथ जो अब कमी आनी जो शुरू हुई है, ख़ास करके चीनी हो चाहे गंदम हो, अब गंदम के अभी नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत जो है आम आदमी को जो है वो फ़ाइन आटा जो 130 रुपये में मिलना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो गंदम है वो मुकामी सतह पे नहीं बल्कि इंपोर्ट की जा रही है, जिसका कहा जा रहा था कि वो आम आदमी को इसका बहुत फ़ायदा होगा। वो
क्यों नहीं इतना फ़ायदा हो पा रहा, कितना रिलीफ आवाम को नहीं मिल रहा, उसको जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो गंदम के इंपोर्टर भी हैं, सियासत से भी इनका ताल्लुक़ है, महमूद मौलवी साहब। देखिए, इस वक्त जो है मिल्स को जो जा रहा है 95, 97 और 100 रुपीज़ तक जा रहा है, उसकी वजह देखें डॉलर जो है रोज़ाना फ्लक्चुएट कर रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए तो ये बहुत अच्छा रेट है। उसकी वजह देखें ना, जो लोकल गंदम था अगर ये इंपोर्ट नहीं होता तो 130 और 140 में भी नहीं मिलता, और जब 140 में नहीं मिलता तो आपने भी देखा होगा कि आटा जो है 175-80 टच कर गया था, आज आटा वापस आ गया 120 के ऊपर, और ये जो फाइन जिसको मैदा कह रहे हैं, मैदा 130 रुपये, और अब गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट प्राइस अभी निकाली है वो 105 रुपये में गवर्नमेंट गंदम देगी अपना, जब अगर ज़रूरत पड़ेगी, वो भी मेरे ख्याल से इस माह के 10 या 12 तारीख से। तो जब 105 देगी तो फिर रेट हो जाएंगे 125 रुपये। उसकी वजह यह है, देखिए सपोर्ट प्राइस 105 रुपये गवर्नमेंट जो है बेच रही है, और उसमें भी गवर्नमेंट मुनाफा नहीं करे क्योंकि 100 रुपये में वो ज़मींदार से ख़रीद रही है। जब 100 रुपये में ख़रीदेगी तो उसकी कॉस्टिंग होगा, वो लगा 105 में दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट इस वक्त फुल फ्लेज जो है सपोर्ट करने को खड़ी है आवाम को। ठीक, जैसे कि महमूद साहब का भी यही कहना है कि इस वक्त निगरान हुकूमत के इकदाम तो बहुत अच्छे हैं, उसमें जो आवाम को रिलीफ भी मिल रहा है, और कमिश्नर कराची के जो इकदाम हैं वो जो अपने वो लिस्ट या जो रेट वो निकालते हैं, अब तक जो है वो तमाम सुपर मार्केट्स हों या तमाम उसको फ्रूट्स वाले भी और साथ साथ फ्लावर मिल्स वालों ने भी जो है वो इस बात की तायद और उनको यकीन दहानी कराई है, जो रेट निकाले जाएंगे उसी के अंदर जो है वो आवाम को जो है आटा भी फराहम किया जाएगा और सब्ज़ियाँ भी जो हैं वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दरामदी गंदम आने के बाद आटे के एक्स मिल, होलसेल और रिटेल के नए सरकारी निर्ख मुकर्रर कर दिए गए। दुकानदारों ने सरकारी रेट पर आटे की फ़रोख्त शुरू कर दी है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। जी बिल्कुल, आटे की कीमतों की बात करें तो कमिश्नर कराची की जानिब से मुख्तलिफ़ इक़साम का जो आटा है उसकी सरकारी कीमतें होल सेल, रिटेल और एक्स मिल की सतह पर मुकर्रर कर दी गई है। बिल्कुल अगर बात करें 2.5 नंबर आटे की, तो 2.5 नंबर आटे की जो रिटेल कीमत मुकर्रर की गई है वो 128 रुपये मुकर्रर की गई है, और इसी तरीके से चक्की का जो आटा है उसकी जो कीमत मुकर्रर की गई है वो 140 रुपये मुकर्रर की गई है, और रिटेल में जो फ़ाइन आटा है उसकी कीमत 138 रुपये मुकर्रर की गई है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जो सरकारी कीमतें मुकर्रर की गई हैं इस पर आप क्या कहेंगे। आटा की मुख्तलिफ जो है होल सेल, रिटेल और एक्स मिल कीमत है, क्या ये इत्मीनान का इजहार करेंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? फाइन आटा 50 किलो की बोरी आ रही है ना, तो अभी 5 किलो और 10 किलो जो खाली बारदाना होगा या खाली रेपर होगा उसकी कास्टिंग कहाँ पे जाएगी? गवर्नमेंट वो चीज़ उसमें शामिल नहीं कर रही, तो इसको थोड़ा सा उस पर नज़रसानी करनी चाहिए कि ये जो एक कस्टमर तो नहीं है कि 20 रुपये का खाली लिफाफा आ रहा है उसमें 5 किलो दे रहे हैं, तो 4 रुपये तो ये बढ़ गए, 138 प्लस 4 रुपये 142 रुपये, और उसमें 1-2 रुपया जो आ रही है मजदूरी आ रही है ना, तो ये गवर्नमेंट को खुद को उस पर थोड़ा नज़रसानी करनी चाहिए। वैसे तो होलसेल के अंदर ये गवर्नमेंट जो वाले रेट हैं वो तो बिक ही रहे हैं ना, जैसे चक्की वाला 10 किलो का आटा है वो आता ही रेपर में है, गवर्नमेंट कह रही है 1280 में बेचो, हम वो 1260 में बेच रहे हैं क्योंकि हमें उसमें सीधे से 20-25 रुपये मिल ही जाते हैं, तो वो उनको थोड़ी ना, जैसे चीनी है 130 रुपये कह रही है, 30 रुपये तो बिक ही रही है, पॉलीथीन छापर में पैक करो तो वो 5 रुपये की सिर्फ छापर है, 2 रुपये की उस पर मजदूरी है, तो ये 137 हो गया, तो वो तो 7 रुपये कहाँ जाएंगी? तो दुकानदार तो अफोर्ड नहीं कर सकेगा ना, हर चीज़ पे अपनी जेब से तो नहीं रखेगा। संजय कुमार दुकानदार, इनका कहना है कि जो सरकारी कीमतों पर आटे की फ़रोख्त शुरू कर दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ इनका मुतालबा है कि हुकूमत ये जो सरकारी कीमतें मुकर्रर की गई हैं इस पर नज़रसानी करें और इन पर नज़रसानी ऐसी की जाए कि इस पर अमल दरामद जो है वो दुकानदारों के लिए करना आसान हो, क्योंकि अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। इनका कहना है कि अखराजात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत इन तमाम तर जो आटे की कीमतें उस पर नज़रसानी करें ताकि दुकानदार को किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जी, आपको बताएँ कि गैर कानूनी तौर पर मकीम अफराद के इनखला का चौथा रोज़ है। गैर कानूनी तौर पर मकीम 261 अफराद को अब तक होल्डिंग कैंप से चमन बॉर्डर के लिए रवाना कर दिया गया है। ADC 1 केमाड़ी के मुताबिक आज चौथे दिन 47 अफराद के इलीगल रिहायशी होने की तस्दीक भी हो गई है। मज़ीद बात करेंगे, शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहरुख, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ सुल्तानाबाद में कायम जो होल्डिंग सेंटर है वहाँ से, जहाँ पे आज चौथा रोज़ है और दो काफिलों की सूरत में 261 जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम जो रिहायशी थे, जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स थे, उनको जो है वो यहाँ से दो काफिलों की सूरत में जो है वो रवाना कर दिया गया है चमन बॉर्डर। अगर मैं बात करूँ परसों की, तो परसों जो है वो 112 के करीब जो है वो गैर कानूनी तौर पे जो मुकीम अफराद थे उनको जो है वो मूव किया है, यहाँ से रवाना किया है चमन बॉर्डर के लिए। जबकि कल की अगर मैं बात करूँ तो कल 149 के करीब जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको जो है वो मूव किया है चमन बॉर्डर, जहाँ पे अफगान हुकाम से जो है वो हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो राब्ते में है और उनको जो है वो तमाम जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको जो है वो हवाले किया जा रहा है, जहाँ से वो बॉर्डर क्रॉस करके चमन बॉर्डर क्रॉस करके जो है वो अपने मुल्क जो है वो जा सकते हैं। इस वक्त अगर मैं आपको अंदर की सूरत हाल से आगाह करूँ तो अंदर जो है वो नादरा की वैन जो है वो लगी हुई है, जहाँ पे जो भी मुख्तलिफ ज़िलों से जो इलीगल इमिग्रेंट्स को जो है वो हिरासत में लेके यहाँ पे मुंतकिल किया जा रहा है, यहाँ पे उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जहाँ पे अगर वो लीगल जो है वो सिटीज़न है पाकिस्तान के तो उनको जो है वो वापस रवाना कर दिया जा रहा है अपने घरों को। अगर जो इलीगल तौर पे रिहाइश पजीर हैं उनको जो है वो यहाँ पे रखा जा रहा है, जहाँ पे खैमे लगाए गए हैं, मुख्तलिफ जो है वो खाने की सहूलत यहाँ पे मौजूद है उनके लिए और पानी की सहूलत यहाँ पे रखी गई है और मेडिकल की सहूलत यहाँ पे रखी गई है। जो यहाँ पे इलीगल तौर पे रिहाइश पजीर थे उनके लिए तमाम तर सहूलियात जो है वो मुहैया की गई हैं। बसेस की यहाँ पे सहूलियात रखी गई हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है कि वो इलीगल जो है वो इलीगल इमिग्रेंट हैं, तो उनको उनके सामान के साथ जो है वो बस पे बिठाया जा रहा है और बस के साथ जो है वो उनको कोयटा और कोयटा से चमन बॉर्डर जो है मूव किया जा रहा है। सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम जो है वो किए गए हैं। SSP केमाड़ी जो है वो खुद जो है वो इसकी निगरानी कर रहे हैं। तमाम ज़िले भर की जो नफरी है वो यहाँ पे जो है वो तैनात है और इसके साथ साथ रेंजर्स की नफरी भी यहाँ पे जो है वो मौजूद है, क्योंकि एक हसास जो है वो सेंटर यहाँ पे बनाया गया है। एक हसास तरीके से यहाँ पे जो है वो वेरिफिकेशन का अमल जारी है, जिसकी जो है वो सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करना SSP की जिम्मेदारी है और वो बखूबी तौर पे जो है वो इस जो है वो जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ जो है वो अंदर की, तो तमाम स्पेशल ब्रांच की नफरी भी जो है वो यहाँ पे तैनात है, जबकि FIA हुकाम भी यहाँ पे जो है वो अपनी जो है वो डिवाइसेस के ज़रिए वेरिफिकेशन का अमल जो है वो जारी रखे हुए हैं। बसेस में जो रवाना होंगी बसेस आज भी मुमकिन तौर पे ADC 1 से जब हमारी बात हुई तो इनका ये कहना था कि मुमकिन तौर पे आज जो है वो शाम में काफ़िले की सूरत में एक और बस जो है वो रवाना की जाएगी। जो गिनती है वो पूरी हो जाए तो उसके बाद फिर जो है वो यहाँ से बसेस को जो है वो रवाना किया जाएगा कोयटा और कोयटा से चमन बॉर्डर, जिसमें बसेस की जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें दो मोबाइलें, एक आगे और एक पीछे जो है वो उनको प्रोटोकॉल देते हुए जो है वो जाती हैं, जहाँ पे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हुए उनको चमन बॉर्डर पे जो है वो उतारा जाएगा, जहाँ पे अफगान हुकाम के हवाले करके उनको फिर जो है वो बॉर्डर क्रॉस करवाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। शहर कायद में गैस की किल्लत मामूल बन गई। कुरंगी जे एरिया में रिहायशी गैस ना होने के बायस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। शहरी कहते हैं आए रोज़ गैस के मसाइल में इजाफा हो रहा है। मज़ीद जानते हैं सबा परवेज से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी जे एरिया में, जहाँ पर रिहायशी गैस की अदम फराहमी से परेशान है, घर पर सिलेंडर रखने पर मजबूर हैं, जबकि सिलेंडर इंतहाई ख़तरनाक जो है वो शहरियों के लिए है। इसके साथ साथ घर पे बच्चे बुज़ुर्ग होते हैं। इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से जो है वो गुजारा करते हैं बिना गाड़ी के। भाई भरना पड़ता है, हमें गैस ख़रीद के लाना पड़ता है और जुम्मे वाले दिन ख़ास तौर पर बंद कर देते हैं। रमज़ानों में जिसमें आना चाहिए ये चीज़ें उसमें बंद कर देते हैं, खरीद के लाना पड़ती है। अब महंगाई का टाइम है, कहाँ से पूरा करेगा बंदा इमरजेंसी। अच्छा बिल्कुल अंकल, आप मुझे बताएंगे कि जो ये मसला है गैस का, क्या वजह क्या है, इसकी वजह जानने की कोशिश। हमें तो वजह पता ही नहीं चलेगा ना, कभी तो कंपनी वालों को पता है कौन सा कब गैस खोलते हैं कभी बंद कर देते हैं, इसलिए जो ये भाई कह रहे हैं वो बराबर है। अच्छा, तो शहरी जो हैं वो अब इतनी महंगाई के दौर में अब खाना भी बाहर से लाएं, गैस भी बाहर से, उसके साथ साथ इजाफी बिल भी भरें, तो इस हवाले से क्या कहें। हमें तो परेशानी होती है और एक तो महंगाई है, बेरोज़गारी है,
अब वहाँ से कहाँ से पूरा करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना कि शहरी जो हैं वो महंगाई के इस दौर में बेरोज़गार हैं, के साथ साथ जो है वो घर पे गैस नहीं दी जा रही। हफ्ते के हफ्ते जो है वो ये सिलेंडर भरवाते हैं, दूसरी जानिब जो है वो गैस ख़रीद कर उसके साथ साथ महंगाई के इस दौर में खाना भी बाहर से ख़रीदना पड़े। दूसरी जानिब इनका यही कहना है कि ये हर रमज़ान या फिर जो है वो जुम्मा हफ्ता त्वार 3 दिन जो है वो ये गैस जो है वो बिल्कुल बंद कर दी जाती है और जिसकी वजह से इन्हें सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जी, बलदियाती निज़ाम आने के बाद कुरंगी में तब्दीली आने लगी है। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की काविशों से कुरंगी नंबर 1 में डिस्पेंसरी असर नो तामीर की जा रही है। मज़ीद बताएंगे ताहा मलिक। जी बिल्कुल, देखिए शहर में जब से बल्दियाती निज़ाम आया है, शहर जो है ये बदलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। शहर में सिर्फ हमें सड़कें और सेवरेज के जो निज़ाम है वो बेहतर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि तालीमी निज़ाम के साथ साथ जो है वो हमें जो है मेडिकल की जो सहूलियात हैं वो भी बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। इस वक्त मैं कुरंगी नंबर 1 में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो डिस्पेंसरी पहले खस्ता हाल थी उसे अब असर नौ तामीर करके जो है वो बेहतर बनाया जा रहा है इलाका मकीनों के लिए। इस वक्त हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। तो मुझे बताइएगा कि जो हमारे अकब डिस्पेंसरी है ये इसकी पहले क्या सूरत हाल थी और अब आप क्या समझ रहे हैं कि जो इक़दामात उठाए गए हैं ये कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। इसकी हालत पहले बहुत खस्ता हालत थी और कई सालों से बंद पड़ा था। अभी बल्दियाती निज़ाम आने के बाद समझ लो इस पर तरक्याती काम शुरू हो गया है, इलाके मकीनों लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं, यहाँ तकरीबन बताया गया है कि 100 से 150 जो है वो पेशेंट रोज़ाना की सतह पर जो है वो चेक किए जा सकेंगे, OPD लगेगी। तो उस हवाले से बताइएगा कि क्या मुश्किलात पहले मेडिकल के लिए थी यहाँ पे इलाका मकीनों को, क्या सामना था? पहले ये यूनानी दवाखाना था, हकीम बैठा करते थे, कई सालों से बंद पड़ा था। अब ये है कि OPD लगेगी तो इससे आवाम को सहूलत फ़ायदा पहुँचेगा। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद थे। इनका कहना था कि पहले ये एक अदद यूनानी दवा खाना था, लेकिन अब उसे असर नौ तामीर करके एक बाकायदा तौर पर डिस्पेंसरी की शक्ल दी जा रही है और इस पर बनने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पर जो है इलाका मकीनों को मिल जाएंगी। साथ ही यहाँ पर ये बात भी बताने वाली है कि इस डिस्पेंसरी के अंदर तकरीबन 100 से 150 पेशेंट जो है रोज़ाना की बुनियाद पर चेक किए जा सकेंगे, जबकि सुबह और शाम की शिफ्ट यहाँ पर मौजूद होंगी। पाकिस्तान रेंजर्स और वाटर कॉरपोरेशन की मुश्तरका कार्रवाई चंद सालों के दौरान 15 अरब रुपए का पानी चोरी करने की बड़ी वारदात के किस्से का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे, एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, इस वक्त लांडी लेबर स्क्वायर के करीब जो है वो RO प्लांट की आड़ में एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म गिरोह था जो कि पानी चोरी की वारदात में बरसों से मुलव्विस था। बताया वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से जा रहा है, जो तखमीना अब तक लगाया गया है कि 15 अरब रुपए का आवाम का पानी जो है वो चंद सालों में इस नेटवर्क ने जो है वो चोरी किया है। 4-4 इंच के 6 कनेक्शन और एक 8 इंच का कनेक्शन जो है वो बरामद किया है। एंटी थेफ्ट सेल और पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की मुश्तरका कार्रवाई है जो एक बहुत बड़ी अब तक तारीखी कार्रवाई हुई है। लांडी के इलाके में हालीजी कंड्यूट से ये कनेक्शन चोरी किए गए थे, सुरंग बना के जो है वो मेन रोड तक पहुंचा गया था और वहां से कनेक्शन उठा के जो है वो अंदर लाए गए थे और यहाँ से टैंकर भर के जो है वो और फैक्ट्रियों को ये पानी जो है वो फ़रोख्त किया जाता था। चोरी का पानी जो है वो महंगे दामों फ़रोख्त करके 15 अरब रुपए का चूना लगा दिया गया वाटर कॉरपोरेशन को। MD वाटर कॉरपोरेशन की हिदायत पर पाकिस्तान रेंजर्स की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ एंटी थेफ्ट सेल का अमला जब पहुंचा, कार्रवाई का आगाज़ किया तो मुख्तलिफ मकामात पर जो है फैक्ट्री के अतराफ़ में हैवी मशीनरी की मदद से खुदाई की गई तो देखा गया कि वो तमाम कनेक्शन बरामद होना शुरू हुए और कनेक्शन जब बरामद हुए तो 32 इंच के कनेक्शन जो है वो फ्लो पानी का वो चोरी होता था। 15 अरब का अब तक तखमीना लगाया गया है। जो मुलव्विस अनासिर थे, मुलजिमान थे, वो मौके से फ़रार हैं। उनकी गिरफ़्तारी के लिए जो है वो छापे भी मारे जा रहे हैं। ये तमाम सूरत हाल है जो कि अब तक वाज़े हो सकी है। इस फैक्ट्री में 32 इंच के 5, 6 और एक 7 कनेक्शन जो है वो अब तक बरामद किए जा चुके हैं, जिससे 15 अरब रुपए का पानी जो है तखमीना लगाया गया कि चोरी हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में फ़ज़ाई आलूदगी का राज बरकरार है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची चौथे नंबर पर आ गया है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची आज 11वें नंबर पर है। शहर में हवा में आलूदगी की शरह 140 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड की गई है। कुरंगी के सेक्टर 15 में आलूदगी 112 पार्टिकुलेट मैटर रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक फ़ज़ा में 100 से 200 पार्टिकुलेट आलूदगी के ज़रात का होना इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। अलबत्ता शहरी घर से निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करें।
महकमा ज़कात अशरा औकाफ व मजहबी अमूर सिंध का अहम फैसला। महकमा के अफसरान पर आला अफसरान या दीगर महकमों के अफसरान से रब्ता करने पर पाबंदी आयद। महकमा ज़कात अशरा औकाफ मजहबी अमूर ने हुक्मनामा जारी कर दिया है। अपने नाजरीन को अपडेट करें हैं। महकमानामा सेक्शन अफसर जनरल के दस्तखत से जारी किया गया है। महकमे के अंदरूनी राब्ते की कॉपियाँ भी बगैर इजाज़त के अफसरान को फ्राहम की गई। मरासला मुख्तलिफ महकमों से रुजू करने से कबल इजाज़त लेना लाजमी करार दिया गया है। अपडेट करते चले, महकमा ज़कात व अशरा औकाफ मजहबी अमूर सिंध का अहम फैसला है और महकमा के अफसरान पर आला अफसरान या दीगर महकमों के अफसरान से राब्ता करने पर पाबंदी आयद कर दी है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने पेंशन स्कैंडल में मुलव्वस ट्रेजरी अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की सदारत में चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम और एंटी करप्शन का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर फ़ख्र आलम, सेक्रेटरी ख़जाना काजिम जतोई, चेयरमैन CMIE&IT रफ़ीक बरो और चेयरमैन एंटी करप्शन जुल्फ़कार शाह और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान शरीक थे। रफ़ीक बड़ो ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे के तमाम महकमों के सीनियर अफसरान की जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएं, तमाम अफसर इन पर अपना काम करें। FBR ने मुसलसल चौथे महीने 43% के गैर मामूली इजाफे के साथ डोमेस्टिक टैक्सेस का हदफ हासिल कर लिया है। तर्जुमान FBR के मुताबिक रवां बरस जुलाई से अक्टूबर के दौरान FBR ने 2682 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 2748 अरब रुपए जमा किए। 2022 में इसी मुद्दत के दौरान 2159 अरब रुपए जमा किए गए थे। FBR ने रवां साल अक्टूबर के दौरान 707 अरब रुपए के महसूलात जमा किए, जबकि गुज़िश्ता साल इसी मुद्दत में 516 अरब रुपए जमा किए गए थे। आपको बताएं, नेशनल कोचिंग सेंटर में दूसरा सिंध रैंकिंग जूनियर स्क्वाश टूर्नामेंट शुरू हो गया है। अपडेट करेंगे जावेद इकबाल। जी मैं सिर्फ PSF जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में मौजूद, जहां पर सेकंड टेक्सास ओपन नेशनल रैंकिंग स्क्वाश टूर्नामेंट के मुकाबले शुरू हो चुके। जूनियर लेवल के मुकाबले इसमें पाकिस्तान भर से खिलाड़ियों को मौजूद किया गया है। अंडर 13, अंडर 15 गर्ल्स और बॉयज़ के मुकाबले यहाँ पे हो रहे हैं। हमारे साथ टूर्नामेंट रेफरी नसीम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करें। नसीम, क्या फॉर्मेट है इसका और किस तरह से इवेंट हो रहा है? सिंध स्क्वाश एसोसिएशन और नाना साहब का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने इस साल पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इवेंट कराची में हुए हैं और ये RKJK ये कॉम्प्लेक्स है हमारा, PSF जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर हुए हैं। और RKJK में भी हमारे इवेंट हुए हैं, पर सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ PSF जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में इवेंट हुए हैं। और इस साल हमने मैं खुद भी देखता आ रहा हूँ कि हर महीने यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है बाकायदगी से, और जो जूनियर लेवल के बच्चे उनके बड़े ज़बरदस्त मैच प्रैक्टिस हो रही है। तो आप समझते हैं कि इससे फ़ायदा भी हो रहा है, सीखने का मौका मिल रहा है खिलाड़ियों को और नया टैलेंट भी सामने आए? बिल्कुल, इसमें हमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिला कि हम ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। यहाँ अभी हमारे पास ब्रिटिश के अंदर हमारे 2 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं जो फर्स्ट टाइम यहाँ सिंध के सिलेक्ट हुए हैं। एक राहिल हुआ है और एक ज़ेफा हुआ है, और ये हमारे एकेडमी के बच्चे थे। दोनों को बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग हुई और दोनों इस वक्त ब्रिटिश के लिए सिलेक्ट हुए। अब दुआ हमारी है कि ये वहाँ जाकर भी परफॉर्म करें। ज़बरदस्त। सुना आपने कि नसीम साहब बताया था कि कोशिश यही कि ज़्यादा मौका मिले खिलाड़ियों को अपनी परफॉर्मेंस शो करने का, सीखने का, ट्रेनिंग हासिल करने का, वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी हो रही है। क्योंकि सिंध स्क्वाश एसोसिएशन यहाँ JK स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में जो ज़बरदस्त किस्म के इवेंट हर महीने ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें सूबाई सतह पर, कौमी सतह के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और उनको मैच प्रैक्टिस के साथ साथ यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के टूर्नामेंट में मुकाबलों का भी मौका मिलता है। जी।